प्रोफेसर रागी सर, आप हमें ये बताइए कि ये आज से नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में नहीं होता वो कहता है कि हम सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचार उजागर करके इन्हें जेल में डाल देंगे, उन्हें जेल में डाल देंगे। एक नाम हमें याद आता है, राधिका जी उस पर रिएक्ट भी करेंगी। आप हरियाणा की बात याद कीजिए। हरियाणा में ये कहा गया कि जबरदस्त जमीन घोटाला प्रोफेसर रागी वहां पर होता है और रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी ने कहा कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार बन गई तो हम आते ही केस करेंगे, सारे सबूत हमारे पास हैं, जेल में डालेंगे। फिर कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बन गई तो रॉबर्ट वाड्रा एक दिन भी नहीं रुक सकते, हम उन्हें जेल में डाल के रहेंगे। केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, रॉबर्ट वाड्रा बाहर। अरविंद केजरीवाल यही कहते थे कि शीला दीक्षित हम आ गए तो पहले दिन शीला दीक्षित के खिलाफ केस करेंगे, सारे सबूत देंगे, उन्हें जेल में डालेंगे। वो नहीं रही, अब खैर उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल 2-3 बार मुख्यमंत्री भी बने, गठबंधन अलग, और शीला दीक्षित वैसी ही रही जब तक वो रही। आपको लगता है सर कि चुनाव जीतने के लिए मुद्दों को उठाया जाता है? आपको लगता है सर कि सत्ता में आने के लिए क्या ईमानदारी से एजेंसीज का कोई भी राजनीतिक दल, हम बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नहीं कहेंगे, इस्तेमाल करती हैं प्रोफेसर रागी? देखिए, भारत की राजनीति में एक ढंग से पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक प्रकार का सामंजस्य था और एक प्रकार की, मैं कहता हूं, उसे अंडरस्टैंडिंग थी। जरूर वो राजनीतिक तौर पर घोटाले के समय वो बहुत जोर शोर से आरोप लगाते थे, लेकिन उसको निष्कर्ष तक नहीं ले जाते थे। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को इसका अपवाद मानना पड़ेगा, और मैं ऐसा इसलिए करता हूं, गंभीरता से करता हूं। मैं आप ही की बात कर रहा हूं। सही बात है कि शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े आरोप लगाए, बीपी सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ बड़े आरोप लगाए, और तमाम ऐसे बड़े उदाहरण गिनाए जा सकते हैं जिसमें जब आप अपोजिशन में थे तो आपने उनको अंजाम तक ले जाने के लिए और अंजाम भुगतने के लिए आपने वादे किए थे जनता से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और खास करके मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसा कह सकता हूं कि उन्होंने इस चीज को अंजाम तक लाया है, और ये आरोप लगता रहा है, बेशक ये लगता रहा है, और क्या सारे भ्रष्टाचारी क्या जो है वो विपक्ष में ही है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। तो ऐसे भी आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो करप्ट लोग थे, आप कर्नाटक से आप ले लीजिए, कर्नाटक में कुछ लोग ऐसे बड़े राजनेता थे जो एक ढंग से भारतीय जनता पार्टी के बैकबोन हुआ करते थे, वो आज कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा में नहीं है। तो ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी ने करीब करीब हाशिए पर डाल करके रखा है, और नतीजा ये है कि, और दूसरे तरीके से भी आप ये सोचिए जरा सा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, और पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ मैं यदि नेता हूं, तो यदि सवाल ये नहीं है कि आप ये चुनाव के समय टाइमिंग क्या है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट विपक्ष के, सरकार के लिए हो रहा है, बघेल के लिए हो रहा है। सवाल यह है कि क्या आरोप में दम है या नहीं है। उसका जो एक व्यक्ति है वो कैश पकड़ा जाता है, कैश के बाद उसका फोन पकड़ा जाता है, फोन के बाद ईमेल एक्सचेंज है, ईमेल एक्सचेंज को देखती है ईडी, और ईमेल एक्सचेंज के देखने के बाद ईडी को लगता है कि अरे यहां पर एक 508 करोड़ का पैसे का घपला हुआ है, स्कैम हुआ है, और तब जाकर के ईडी कहती है कि इसे जांच का विषय है। तो इतना कहने में ईडी कोई अपराध, तो ईडी का अपराध तो नहीं होता है। आपके पास कोई खबर आती है और आप उस खबर को चलाते हैं तो आप अपराधी तो नहीं बन जाते हैं, पहले वेरीफाई तो नहीं करते। यहां तो वेरीफाई करके ईडी कह रही है कि भाई हमने ईमेल एक्सचेंज को देखा है, फोरेंसिक जांच की है, फोरेंसिक जांच में हमने पाया है कि ये ठीक ठाक है, और इसके आधार पर हम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या आप ये बता सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के लिए क्या इन एजेंसीज का इस्तेमाल करते आए हैं, करते हैं? क्या ये संभव है या करते हैं राजनीतिक दल, हाँ या नहीं सर? या कुछ उदाहरण हो तो आप दे सकते हैं। देखिए, इसमें सवाल अभी का तत्काल मामला है कि क्या ईडी ने इसको राजनीतिक फायदे के लिए या नुकसान के लिए किया जाता है। कई बार ये बात बहुत कम लोगों को ये मालूम है
कि ये जो ईडी की जो कार्रवाई होती है वो कोई 1-2 दिन की कार्रवाई नहीं होती। इसके पहले जो है वो काफी एजेंसियां उस पर बहुत निगरानी करती हैं। ये ऐसे एकाएक 5 करोड़ और 39 लाख का जो कैश जो है वो ऐसे जब्त नहीं हुआ होगा। इसके पूछे उनका जो इंटेलिजेंस विंग होता है, इन्फो जो मिनिस्ट्री ऑफ ठीक है सर, इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसका सर मुझे इंटेलिजेंस विंग जो है इस पर आपको काम रोकना कर पड़ रहा रहा है। होता है। तो इसलिए मुझे लगता है आपने बात पूरी कर लीजिए सर जल्दी से। तो मुझे लगता है कि जब तक उसके पास क्रेडिबल एविडेंस नहीं होगा तब तक ऐसी कार्रवाई ईडी सामान्यतः नहीं करती है। ठीक है सर। राधिका जी, सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी राधिका जी आपको याद होगी। तो क्या आपको लगता है राधिका जी, वही प्रश्न जो हम प्रोफेसर रागी से समझना चाह रहे थे कि सरकारें इस्तेमाल कर सकती हैं या करती हैं जांच एजेंसीज का अपने फायदे के लिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वो टिप्पणी करी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसे सामने आए थे और उन्होंने क्या बोला था डेमोक्रेसी को लेके और क्या चल रहे हैं देश के हालात, वो भी आप जानते हैं। लेकिन हम वापस आएंगे कि ये सब इस समय क्यों हो रहा है, और ये सवाल उठाए जाएंगे क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है, और आचार संहिता जब लागू है उस समय बिना किसी क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन के आप जिस राज्य में चुनाव है वहां के मुख्यमंत्री के नाम डाल देते हैं और फिर बड़े आसानी से साथ में लिख देते हैं मैटर और सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो पहले इन्वेस्टिगेशन करते, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाते, ऐसे तो अगर नीरव मोदी कह दे कल को कि जी मैंने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए हैं, तो क्या ईडी या कोई आके ऐसे लिख देगा? नहीं लिखेगा ना। मैं फिर ये बात दोहराऊंगी आपके चैनल के माध्यम से, आज तक नंबर 1 चैनल है और घर घर हर जगह मोबाइल से लेके टीवी से पहुंचता है। तो प्रदेश की जनता और देश की जनता को ये पता होना चाहिए कि हमने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने लुकआउट नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन लोगों को दुबई से लेकर आए, लेकिन वो आज तक नहीं लाए। महादेव ऐप बंद करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, वो ही कर सकते हैं, पर वो आज तक नहीं किया गया, उसको जीएसटी के अंडर ले आए। ऐसी क्या सांठगांठ है केंद्र सरकार की, ऐसे वो कैसे मिले हुए हैं और भूपेश बघेल जी को फंसाना चाहते हैं। और बिल्कुल साफ है, नकेल इसीलिए कस रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि भूपेश बघेल जीत रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है। तो और इसका किसी मुद्दे मतलब पे, राधिका जी किसी आप फ्रंट पे मानती वो हैं नहीं कि लड़ अगर पा रहे। भूपेश बघेल का नाम आ गया तो आपको नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था जब आपने कहा था कि मैंने ठीक सही है, में जवाब नहीं ठीक दिया। है, मैम। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा कि ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जो छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी किस ठीक तरीके है से राधिका उनका जी, चरित्र समाप्त धूमिल कीजिए, करने की समय कोशिश कर खत्म रही हो रहा है, है। मैं जनता जवाब देगी। जी जी ठीक है। डॉक्टर आलोक, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाना सिर्फ राजनीतिक चुनावी फायदे के लिए कभी कभी होता है, और या मान लीजिए उसी जिस व्यक्ति पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और वो आपके दल में आ जाए तो उसके भ्रष्टाचार के आरोप सब खत्म हो जाते हैं? आप हमारा इशारा समझ ही गए होंगे। हेमंत बिस्व शर्मा है, अजीत पवार है, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी टूट फूट हुई थी। तो क्या बीजेपी पर भी कहीं इस तरह के प्रश्न उठने हैं और इसका नुकसान आम जनता के मन में तो जाता होगा? डॉक्टर आलोक, क्या समझते हैं आप कि कल तक जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कह रहे थे आज वो मुख्यमंत्री, मंत्री और आपकी पार्टी में आ जाते हैं? देखिए अंसारी जी, इसी बात को लेके हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दी थी कि अगर मेरे ऊपर एक भी केस चल रहा हो, एक भी मुकदमे अगर इस तरह के हों, और जो ईडी की जो मेरी जांच चल रही है अगर उसको मैंने प्रभावित किया तो मुझे सबूत दो, नहीं तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा की क्लैरिफिकेशन सबके सामने आ चुकी है, उसको बार बार करने से कोई चीज सच नहीं हो जाती है। जिस तरह से बार बार झूठ बोल के किसी सच को झूठ बना देते हैं, इन लोगों की आदत है, गोएबल्स के लोग हैं। हमारा ये कहना है कि भ्रष्टाचार अगर मुद्दा है तो आप भ्रष्टाचार का आरोप मत लगाइए ना, आप सबूतों के साथ लाइए। आज जो ईडी ने किया है वो सबूत के साथ लाई है, उसके पास एक एविडेंस है जो कह रहा है कि मैंने सीएम को पैसे दिए हैं, भूपेश बघेल को। ईडी यही बात कह रहा है तो उसमें मिर्ची क्यों लग रही है? और खुद ही कह रही है कि ये नकेल कस रहे हैं। अरे भाई, नकेल उसी की ना कसी जाती है जो कोई गलती करता है। और राधिका खेड़ा जी ने कहा ना कि ये नकेल कस रहे हैं, तो नकेल कसवाइए। गलती करने हमसे तो पूछ के गलती आपने नहीं किया था। भ्रष्टाचार एक ऐसा बीमारी है कि जिसको खत्म करने की अगर मोदी जी ने कसम खाई है तो वो खाएंगे, वो कार्य करेंगे। आप उसमें उनको रोज दिन गालियां देते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर आलोक, जितनी जहां तक रही कि एजेंसियां को कैसे इस्तेमाल करना है, आशुतोष जी को तो बेहतर पता होगा। आशुतोष जी, हाँ, कैश फॉर डील में, न्यूक्लियर डील के समय जो सरकार बचाई थी तो डीए का केस रिलैक्स हो गया था ना, याद है कि भूल गए?
एजेंसियां कैसे काम करती हैं, इससे अच्छा है आपसे बड़ा उदाहरण कौन होगा। ठीक है डॉक्टर यूपी आलोक। गवा रहा है, प्रयोगशाला रही है यूपी। बहुजन समाज पार्टी हो चाहे आप हो, कांग्रेस आपकी नकेल कभी कस देती है, कभी छोड़ देती है। डॉक्टर वर्मा, बैठ के यहाँ को कोस रहे हैं। डॉक्टर आलोक हो गया आपका या कंप्लीट करना है आपको? बहुत धन्यवाद डॉक्टर वर्मा। क्या आपको लगता है कि ये विभिन्न राजनीतिक दल करते हैं इस तरह जो प्रश्न हम डॉक्टर आलोक से पूछ रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार का आरोप लगाइए उनकी छवि खराब करने के लिए, उनकी सरकार गिराने के लिए, और अगर वो आपके पास आ जाए तो फिर वो मंत्री भी बन जाते हैं, वो मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, वो सब कुछ बन जाते हैं, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाती है। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आपकी पार्टी में भी ऐसा होता है? सही जी, एक समय होता था भारत के प्रधानमंत्री के वक्तव्य को बहुत सीरियसली लिया जाता था और लोग एक पत्थर की लकीर के समान मानते थे। लेकिन इसी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने वो दिन दिखलाया कि भरी सभा में कह के अजीत पवार को 70,000 करोड़ का बोला कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, और वही प्रधानमंत्री 4 दिन बाद उसको उप मुख्यमंत्री बनाता है अपनी पार्टी से। इससे ज्यादा गिरी हुई लांछन भारतीय जनता पार्टी राजनीति में और कभी नहीं लगा सकती। भारतीय जनता पार्टी को सिखाया जाता है कि चिल्ला के झूठ बोलो, दूसरों का चरित्र हरण करो, दूसरों को बर्बाद करो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बहक जाएं। तो मैं कह रहा हूं 15 सीट मिली थी पिछली बार, 5 भी नहीं मिलने वाली हैं। सही जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने सेल्फ गोल किया है ये आप देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी, और यही पैनल रखिएगा 3 दिसंबर को हम लोग बैठेंगे और तब मजा आएगा, तब हम आलोक जी से बात करेंगे। यही पैनल रखिएगा और कोशिश करेंगे, हम यही बैठेंगे और बात करेंगे और रिप्लाई कीजिएगा।